नमस्कार साथियों, ज्ञान मित्रा में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले मॉक टेस्ट 15, ठीक है। और ये जो एसएससी और रेलवे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, इसका हम लोग देखने वाले मॉक टेस्ट 15। 50 क्वेश्चन होगा। इस 50 क्वेश्चन में आप लोग का कितना सही होगा आप लोग करते जाएंगे मेरे साथ, ठीक है। पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, कुछ सेकंड का गैप देंगे, उसके बाद हम आंसर करेंगे। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन है, समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल स्वराज द्वीप कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। आपको ऑप्शन में दे रखा है लक्षद्वीप, दमन और द्वीप, मन्नार की खाड़ी या फिर अंडमान और निकोबार द्वीप। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप में स्वराज द्वीप स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय संवैधानिक संशोधन अधिनियम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में आय, स्थिति, सुधारों और अवसरों में असमानताओं को कम करने के बारे में वर्णित करता है। किसमें आय, स्थिति, सुधारों और अवसरों की जो असमानता होता है उसको कम करने के बारे में वर्णित किया गया है, ठीक है। 42वां, 97वां या फिर 44वां या फिर 86वां संविधान संशोधन। आप लोग बताइए, इसका आंसर कीजिए, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन, ठीक है, अधिनियम 1978, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 38 और अनुच्छेद 38 क्या कहता है कि कोई भी चाहे आय हो या स्थिति हो या सुधार हो, इन सब में एक समानता होना चाहिए, ठीक है। स्त्री पुरुष चाहे कोई भी हो, सब में एक समानता होना चाहिए। अगर आय किसी को सेम काम के लिए मिल रहा है तो उसको सबको एक समान मिलना चाहिए, ठीक है। ये बताता है कौन, अनुच्छेद का 38 का खंड 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1793 में शुरू की गई कर्नवालिस संहिता डैश के लिए जानी जाती है। आपको आंसर देना है, ठीक है। चलिए ऑप्शन है, आप लोग बताइए कर्नवालिस संहिता किसके लिए जाना जाता है, ये आपको बताना है। चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा एक समान पुलिस और न्यायिक सुधार स्थापित करने के लिए जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वैदिक मंत्रोच्चार की कौन सी पारंपरिक विधि सभी पाठ शैलियों में सबसे जटिल और व्यापक मानी जाती है। आपने यहाँ ऑप्शन दे रखा है दंडपाठ, शिखापाठ, घनपाठ या फिर जटापाठ। चलिए इसका आंसर दीजिए। चलिए, इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा घनपाठ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार राशियों के मात्रकों को क्या कहा जाता है, ठीक है। यानी कि मूल मात्रक जो हो ये बताया गया, तो इसको क्या कहा जाता है, मौलिक या फिर मूल मात्रक कहा जाता है, ठीक है। फिजिक्स का क्वेश्चन है। मूल मात्रक जो होता है ये 7 होता है, ठीक है। ये कौन सा है, तो लंबाई जिसको मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान यानी कि मास, सेकंड, समय यानी कि टाइम जिसको सेकंड में मापते हैं, द्रव्यमान को केजी में, सबका एसआई यूनिट है, ठीक है। लंबाई का मीटर एसआई यूनिट है। नेक्स्ट है विद्युत धारा का एसआई यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का एसआई मात्रक क्या है, एम्पियर है। तापमान, टेम्परेचर का क्या होता है, केल्विन। पदार्थ की मात्रा यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको मोल से हम लोग मापते हैं, इसका एसआई यूनिट क्या है, मोल है। ज्योति तीव्रता यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको कैंडेला है, इसका एसआई यूनिट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत की जनसंख्या की स्वरूप औपनिवेशिक शासन द्वारा आरोपित सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन को दर्शाती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर स्वस्थ देखभाल और पोषण की स्थिति का सबसे सटीक वर्णन करती है। देखिए, इसका जो क्वेश्चन है मेनली यहाँ से यहाँ तक ही है, और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका क्वेश्चन है। ये जो है ये फालतू कितना बढ़ा के दे दिया आप लोग को टाइम खत्म करने के लिए, ठीक है। इसका क्वेश्चन यहीं से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर स्वास्थ्य देखभाल और पोषण की स्थिति का सबसे सटीक वर्णन करता है, ठीक है। इसका 4 ऑप्शन दिया है, आप लोग इसका आंसर कीजिए। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च जन्म दर और मृत्यु दर के साथ निम्न जीवन प्रत्याशी, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों द्वारा निर्मित निम्नलिखित में से कौन सा इमारत या कस्बा में सलीम चिश्ती का मकबरा स्थित है। 4 ऑप्शन दिया है, ताजमहल है, फतेहपुर सीकरी है, लाल किला या फिर आगरा का किला है, ठीक है। आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा फतेहपुर सीकरी, ठीक है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मकबरे का निर्माण 1580 से लेकर के 1581 के बीच में कराया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, शिपिंग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग द्वारा सागरमाला परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा, ये आपको बताना है। 4 यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, बंदरगाह आधारित विकास, औद्योगिक गलियारा विकास, तटीय शहर आधुनिकरण या फिर अंतर्देशीय जलमार्ग विस्तार। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बंदरगाह आधारित विकास, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एम्परर एंड ग्लैडनेस सेट इन ईस्ट ग्लैडनेस कनेक्टिकट, ठीक है, किस लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है। चलिए इसको बताइए।
द एम्परर ऑफ ग्लेडनेस सेट इन ईस्ट ग्लेडनेस कनेक्टिकट, इसके द्वारा लिखा गया है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, आप पढ़िए और बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए ये जो है ना, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डैन ब्राउन। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा डैन, एक मिनट माफ कीजिएगा, डैन ब्राउन नहीं इसका, एक मिनट, इसका जो आंसर हो जाएगा ओशन बोआंग हो जाएगा। ठीक है, ओशन बोआंग इसका सही जवाब हो जाएगा, ओशन बोआंग। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओशन बोआंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, भारतीय संसद में प्रकरण समिति के सदस्यों का चुनाव कौन करता है, ये आपको बताना है। प्रकरण समितियों के चुनाव कौन करता है, प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्य या फिर लोकसभा के सदस्य, चलिए बताइए। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा लोकसभा के सदस्य करता है। ये होता क्या है, प्रकरण समिति वो समिति होता है जो, देखिए यहाँ इसके बारे में लिखे हैं, इसको अच्छा से हम पढ़ देंगे। ठीक है, देखिए प्रकरण समिति भारतीय लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण संस्था है। यह सरकार को जवाबदेह बनाने में मदद करती है और यह सुनिश्चित करती है कि जनता का पैसा सही तरीका से खर्च हो। यह समिति सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों पर किए जाने वाले खर्चों की जांच और आकलन करके ये बताती है कि सरकार द्वारा खर्च किया गया धन कितना कुशल और प्रभावी रहता है। यह समिति सरकार को खर्च में कटौती और बचत के लिए तरीकों का सुझाव देने का भी काम करता है और साथ ही यह समिति सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये जो समिति है ये सरकार का राज्यसभा के सदस्य होता है। ठीक है, ये जो होता है ना, ये माफ कीजिएगा लोकसभा के सदस्य होता है। और जो कौन होता है लोकसभा का सदस्य, तो देखिए मंत्री तो कुछ बनता है, लिमिटेड बनता है, लेकिन लोकसभा में जितने भी सदस्य सब तो मंत्री नहीं बन जाता। जो मंत्री बन गया उसको छोड़ने के बाद जो सदस्य होता है, और ये 30 का ग्रुप बनाया जाता है। ठीक है, इस 30 ग्रुप को ही बोला जाता है प्राक्कलन समिति, और इसी ग्रुप में से एक को चुना जाता है क्या, इसका अध्यक्ष। और ये अध्यक्ष कौन चुनता है, लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के जो स्पीकर होता है वही चुनता है इसको। ठीक है, इसके बारे में बता ही दी, इसका काम क्या है। इसकी स्थापना कब हुआ था, 1950 में। वर्तमान इसका अध्यक्ष कौन है, तो संजय जायसवाल 2024 से लेकर के अभी तक कार्यरत है। अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष करता है। ठीक है, कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इसमें कुल सदस्य 30 होते हैं। चुनाव का तरीका इसका क्या होता है, यही जो 30 सदस्य होता है ना, यही लोग मिलकर चुनाव करता है। ठीक है, और उनमें से एक सदस्य बनाया जाता है, मुख्य सचिव या फिर जिसको इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। एकल संक्रमण मत प्रणाली के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा चुनाव किया जाता है। ठीक है, तो ये सब याद रख लीजिएगा, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। कौन सा साइटोस्केलेटन प्रोटीन तंत्री तंतुओं का प्रमुख घटक है जो बड़े अक्ष तंतुओं की क्षमता और अखंडता को बनाए रखने में मदद करता है। चलिए इसका आंसर बताइए। न्यूरोफिलामेंट प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन, एक्टिन प्रोटीन या फिर केराटिन प्रोटीन। चलिए इसका आंसर दीजिए। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा न्यूरोफिलामेंट प्रोटीन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूरोफिलामेंट प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS पावरपॉइंट 365 में सेलेक्ट किए गए शेप या टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टेक्स्ट एडिटिंग शुरू करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है आपको ये बताना है। दे रखा ऑप्शन में F2, Alt प्लस इंटर, कंट्रोल प्लस E या फिर F5। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, F2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों की किस नीति ने आदिवासी भूमि स्वामित्व पैटर्न को बहुत प्रभावित किया और जनजातियों में व्यापक असंतोष पैदा किया, जिससे विद्रोह को बढ़ावा मिला। चलिए इसका आंसर देखिए। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा वन कानून और भू व्यवस्थापन नीति। ठीक है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में टियर 1 सिटी का एक उदाहरण है। अच्छा, टियर 1 सिटी किसको बोलते हैं, जिसकी जनसंख्या जिस शहर की जनसंख्या 1 लाख ठीक है 1 लाख से ज़्यादा होता है। ठीक है, उसको टियर 1 सिटी में रखा जाता है। ठीक है, अब बताइए टियर 1 सिटी इनमें से चारों में से कौन है, भोपाल है, जयपुर है, अमृतसर या फिर कोलकाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोलकाता। ठीक है, कोलकाता हो गया, बेंगलुरु हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, पुणे हो गया, ये सबको टियर 1 सिटी के अंतर्गत रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के पास राज्य पालों और राजदूतों जैसे अधिकारियों को पद से हटाने या वापस बुलाने की शक्ति है। वह इस शक्ति का प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी सलाह पर करता है, ये आपको बताना है। आपको ऑप्शन में दे रखा भारत के सर्वोच्च न्यायालय, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, राज्य सरकारों या फिर संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा।
ठीक है, चलिए बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना, ये हो जाएगा केंद्रीय मंत्रिपरिषद। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परिदृश्य में किसी MS एक्सेल फॉर्मूला में 3 डायमेंशनल रेफरेंस का उपयोग सबसे प्रभावी रूप से आवश्यक होगा। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखा है, चारों ऑप्शन को पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। देखिए, इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 वर्ष के लिए मासिक डेटा का निरूपण करने वाले समान रूप से संरचित वर्कशीट के अनुक्रम में एक विशिष्ट सेल के मानों को जोड़ना। ठीक है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में प्राकृतिक उत्पादों को निर्मित वस्तुओं में परिवर्तन करने के लिए कौन सा क्षेत्र उत्तरदायी है। हम ऑलरेडी पहले भी बता चुके हैं अपना वीडियो में कि जो रॉ मटेरियल होता है, जो भी रॉ मटेरियल होता है उसको प्रारंभिक क्षेत्र में रखा जाता है। रॉ मटेरियल के से जिसको मैन्युफैक्चर करके प्रोडक्ट बनाते हैं उसको दूसरा में रखा जाता है। और तीसरा जो आता है वो होता है सेवा क्षेत्र, जो सेवा जैसे बैंकिंग हो गया, हॉस्पिटलिटी हो गया, स्कूल हो गया, ये सब जो होता है वो सेवा क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो इसमें सब बताइए कि ये किस क्षेत्र में आएगा। जैसे कि भारत में प्राकृतिक उत्पादों के निर्मित वस्तु, प्राकृतिक उत्पादों को निर्मित करने का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग, और मैन्युफैक्चरिंग किस में आता है, तो दूसरा में आता है, यानी कि ये द्वितीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, द्वितीय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र में आकेंद्रित बस्तियों यानी कि न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट के विकास में मुख्य रूप से किस कारक ने योगदान दिया। देखिए, आकेंद्रित बस्तियां यानी कि न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट क्या है। देखिए, जो पहले दूर दूर बस्तियां हुआ करता था, ठीक है, जिस कारण से आक्रमणकारी आता था और एक छोटा सा कबीला या बस्ती को हरा के आराम से वहाँ का जगह कैप्चर कर लेता था। इसी के लिए अब क्या किया, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट यानी कि आकेंद्रित बस्तियां बनाई गई, यानी कि सब बस्ती अब आपस के एकदम बिल्कुल साथ मतलब सामने बस्तियों को बसाया जाने लगा। ठीक है, इससे क्या हुआ, जो आक्रमणकारी आते थे, ठीक है, ये क्यों किया, अपने डर के कारण, ठीक है, सुरक्षा के कारण। ठीक है, तो इसका पहले तो सही जवाब क्या हो जाएगा, सुरक्षा, चिंताओं और आक्रमण से बचने के लिए इसका उपयोग किया जाने लगा। ठीक है, इसका सही जवाब यही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय कानून के तहत लोक अदालत की कार्यवाही और स्थिति को किस प्रकृति का माना जाता है। लोक अदालत की बात यहाँ पे किया जा रहा है, यानी कि लोक अदालत किसको बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं दीवानी अदालत भी, न्यायालय भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, इसकी जो कार्यवाही न्यायिक होती है, ठीक है, और लोक अदालत की CRPC के तहत दीवानी न्यायालय माना जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल या फोल्डर नाम में निम्नलिखित में से किसे अनुमत यानी कि अलाउड नहीं किया जाता। ठीक है, तो किसका अलाउड नहीं, आप जैसे कि फाइल बना रही है या फिर कोई फोल्डर बना रहे हैं तो इसके पीछे यहाँ पे रहता है रीनेम या फिर नाम अपना लिखते हैं नीचे में। ठीक है, तो आपको बताना कि निम्न में से इसका किसका प्रयोग करके आप उस मतलब फोल्डर का नाम नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग को पता होगा, या तो फिर स्टार हो गया, या तो फिर हैशटैग हो गया, ये प्रश्नवाचक हो गया। इसका तारक चिन्ह जैसे कि स्टार या प्रश्न चिन्ह जैसे प्रतीकों का हम लोग यूज करके नाम कोई नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोग इसका यूज़ कीजिएगा तो फिर वो फोल्डर फिर से ब्लैंक कर देगा, मतलब ये फिर से ब्लैंक हो जाएगा, फिर से आपको नाम लिखना पड़ेगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति की सफलता संस्थागत सपोर्ट पर आश्रित थी। भारत में कृषि अनुसंधान और HYV बीजों के प्रसार में इस संगठन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये आपको बताना है। ठीक है, DRDO, नीति आयोग, ICAR या फिर नाबार्ड। इसका आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ICAR। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्रगुप्त के शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। मिलिंद, पन्हो, प्रयागराज प्रशस्ति, विष्णु पुराण या फिर अर्थशास्त्र। चलिए इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा प्रयागराज प्रशस्ति। ठीक है, प्रशस्ति मतलब क्या, वो जो लेख लिखा हुआ रहा था उसके बारे में, जैसे कि अशोक का लेख जो मिला था वो सब में इस तरह से इनका प्रयागराज प्रशस्ति हो जाएगा। समुद्रगुप्त के शासनकाल और उनके विजयों के बारे में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत प्रयागराज प्रशस्ति यानी कि इलाहाबाद स्तंभ, जो पहले इलाहाबाद स्तंभ के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के नाम से जाना जाता था। इसकी रचयिता कौन था, इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और मंत्री हरिसेन द्वारा संस्कृत भाषा यानी कि ब्राह्मी लिपि में किया गया था। ठीक है, इसकी कौन सा स्थान में, यह मूल रूप से कौशाम्बी, फिर बाद में मुगल साम्राज्य जब आया उसके बाद इसको अकबर ने इलाहाबाद कर दिया, नाम दे दिया, अब इसको प्रयागराज नाम दे दिया गया है। ठीक है, तो प्रयागराज प्रशस्ति इसीलिए इसको कहा जाता है।
ऐतिहासिक महत्व इसका क्या है, इसमें समुद्रगुप्त के विजय जितना भी चाहे उत्तर भारत हो दक्षिण भारत हो आठवीं राज्य है और इसकी नीति और एक महान विजेता योद्धा एवं कवि के रूप में इसकी उपलब्धियों को इसमें वर्णित किया गया है। ठीक है, शिलालेख में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एस रैम और डी रैम, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम के बीच उसके आंतरिक आर्किटेक्चर और परफॉर्मेंस विशेषताओं के संदर्भ में प्राथमिक अंतर को वर्णित करता है। ठीक है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया, चारों को पढ़िए और आपको आंसर बताइए। देखिए इसमें ज़्यादा को समय नहीं देंगे, हम इसका आंसर कर देते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी। ठीक है, क्या है कि स्टैटिक रैम, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया था, पहले सबसे पहले इसको देखिए, नहीं करती है। ठीक है, वर्णन नहीं करती है। ठीक है, चलिए देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा डी। डी में क्या देखिए दिया है कि एस रैम यानी कि स्टैटिक रैम अपेक्षाकृत तीव्र होता है। बिल्कुल, एस रैम तीव्र होता है और अधिक महंगा भी होता है। तीव्र होगा तो अधिक महंगा भी होगा। ठीक है, जो इसे मुख्य सिस्टम मेमोरी के लिए उपयुक्त बनाता है। ये देखिए मुख्य सिस्टम जो होता है रैम के बारे में बात किया गया। रैम स्लो होता है किसके अपेक्षा में, कैश मेमोरी की अपेक्षा में। इसलिए ये जो होता है ना, ये उलट दिया है सीधा सीधा कि एस रैम अपेक्षाकृत तीव्र होता है, जो कि सही है, और अधिक महंगा भी होता है। लेकिन इसका ये जो है ना, इसे कैश मेमोरी के लिए आदर्श बनाया गया। ये ऐसे हो जाएगा, इसका कैश मेमोरी के लिए आदर्श बनाया गया। और जो डी रैम है ये अपेक्षाकृत सस्ता और स्लो होता है। ठीक है, और इसको जो है ना, इसको बनाया गया है मेन मेमोरी यानी कि रैम के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो इसका ये गलत हो जाएगा क्योंकि उलट दिया है। थार रेगिस्तान मुख्य रूप से किन 2 भारतीय राज्यों को जोड़ता है, तो किन 2 भारतीय राज्यों को कवर करता है, ये आपको बताना है। तो आप लोगों को सबको पता होगा किसको किसको करता है, ये राजस्थान और गुजरात को करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 1930 के दांडी यात्रा के संबंध में निम्नलिखित कथन कौन सा निम्नलिखित कथन सही है। ठीक है, आपको 2 ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, आपको ये दोनों को पढ़ना है और इसको बताना है कि इसका कौन सा सही होगा। यह यात्रा साबरमती आश्रम से शुरू हुई और 240 मील की दूरी तय करते हुए दांडी में समाप्त हुई। दांडी यात्रा के कारण पूना समझौता पर हस्तक्षेप हुआ। चलिए इसका आंसर क्या होगा ये बताइए। यहाँ पे क्या सही को बताना है सिर्फ आपको। ठीक है, तो आपको देखने से ही लग रहा है कि इसका आंसर सिर्फ 1 नंबर का हो जाएगा ए। दूसरा नंबर में दांडी यात्रा और पूना समझौता का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसके कारक ये नहीं हुआ, पूना समझौता नहीं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा केवल 1। सही जवाब पूछा है तो सही सिर्फ हो जाएगा केवल 1। ठीक है, पूना समझौता जो हुआ था, जिसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता था, ये 24 सितंबर 1932 में यरवदा जेल में किसके महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। ठीक है, दलित वर्ग के लिए प्रांतीय विधानमंडलों में चुनावी सीटों के आरक्षण के मांग के लेकर हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1991 के आर्थिक सुधारों के कारण तीव्र औद्योगिकरण हुआ और ऊर्जा गहन क्षेत्रों का विस्तार हुआ। भारत में औद्योगिक विकास, ऊर्जा दक्षता और उत्सर्जन को संतुलित करने के लिए कौन सा बाजार आधारित तंत्र अपनाया है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया है, पढ़िए। प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार पैक्ट योजना, या फिर मेक इन इंडिया, खाद्य सुरक्षा योजना, या फिर हरित जीडीपी। आपको बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है क्योंकि एग्जाम एकदम बिल्कुल इसी तरह पूछा गया है, तो आपको इसी तरह पढ़ना और इसका जवाब देना है। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार यानी कि पैक्ट योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 580 से लेकर के 605 ईस्वी तक शासन करने वाले पुष्यभूति वंश का प्रथम उल्लेखनीय राजा निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। चलिए इसका आंसर ऑप्शन है प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन, नरवर्धन या फिर राजवर्धन। चलिए इसका आंसर दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा प्रभाकर वर्धन। ध्वनि तरंग उत्पन्न करने के लिए क्या आवश्यक है, केवल कंपन और प्रत्यास्थ माध्यम, केवल निर्वात, केवल वायु अणु, केवल विद्युत चुंबकीय वाहक तरंग। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल कंपन और प्रत्यास्थ माध्यम चाहिए, कंपन चाहिए और माध्यम चाहिए इसका। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वह कारक नहीं है जिस पर भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद के लिए मंत्रियों का चयन करते समय प्रधानमंत्री को विचार करना चाहिए। कौन सा कारक नहीं है जिसको मंत्रिपरिषद से मंत्रियों को चयन करते समय विचार नहीं करना चाहिए प्रधानमंत्री को। चलिए आपसे पूछा गया क्वेश्चन, 4 ऑप्शन दिया है, पढ़िए और बताइए। चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा विदेशी समुदायों का प्रतिनिधित्व, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS पावरपॉइंट में किसी बड़ी प्रेजेंटेशन को मैनेज करते समय सेक्शन फीचर का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए पावर पॉइंट में जब कोई बड़ा प्रेजेंटेशन होता है तो सेक्शन फीचर हम यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं कि इस बड़ा प्रेजेंटेशन जो होता है इसको लॉजिकली छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देता है, जिसको समझने में हम लोग को
मतलब सहायता मिलता है, ठीक है, ईजी होता है कोई भी काम को इसमें करवाने में, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एडिट और प्रेजेंट करने के दौरान बेहतर व्यवस्थापन या मैनेजमेंट या फिर नेविगेशन के लिए प्रेजेंटेशन को लॉजिकल समूह में विभाजित करना, ये इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, चोल साम्राज्य में ब्राह्मणों को दान दी गई भूमि, कर मुक्त भूमि जहां वे बस गए थे, किस नाम से जाना जाता है, उसको बताना है, ठीक है। ये ऑलरेडी हम क्वेश्चन बता चुके हैं, आप लोग बताइए। देखिए इसको ब्राह्मण दे या फिर ब्राह्मण दे यहाँ पे कहीं पे नहीं लिखा है, तो इसका और एक नाम है अग्रहारम, ठीक है। ये दोनों ही आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के किस नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 57 यानी कि नेशनल वाटरवे 57 विकसित किया गया है। चलिए इसका हम बताइए किस नदी पे किया गया है। देखिए ये असम राज्य में, ठीक है, असम राज्य में एक नदी है जिसका नाम है कोपिली नदी और इसी पे बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत की मौद्रिक नीति में एक संरचनात्मक समायोजन को दर्शित करता है, ठीक है। ये आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, रिजर्व बैंक के हस्तक्षेप में कमी के साथ बाजार द्वारा निर्धारित ब्याज दरें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तोत्तर काल में सामंत कौन थे। सामंत कौन था गुप्तोत्तर काल में, सामंत जो थे वो क्या था, वो जमीन जो हुआ करता था उसका मालिक थे जमीन का, ठीक है। और ये जो सामंत वो राजा के द्वारा स्थापित किया जाता था और इसको एक जमीन का बड़ा टुकड़ा दिया जाता था, इस पे खेती किया जाता था, ठीक है। और जो टैक्स खेती से जो भी अनाज होता था उसको बेचने के बाद जो टैक्स होता था उस मतलब जो धन आता था उससे राजा को टैक्स दिया जाता था, ठीक है। और साथ ही ये जो सामंत है ये क्या करता था कि जब युद्ध के समय आता था तो उस समय राजा को सैनिक भी प्रदान करता था सामंत, ठीक है। तो गुप्तोत्तर काल में सामंत जो होता था कौन थे, तो ये थे सामंती स्वामी हुआ करता था, यानी कि सामंती स्वामी जमीन के स्वामी हुआ करता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2001 और 2011 के बीच भारत की साक्षरता दर में पुरुष महिला अंतर क्या था। ये आपको पूछा गया क्वेश्चन है, 2001 से 2011 के बीच में शून्य हो गया था, बढ़ गया था, समान रहा था, तो कम हो गया था। देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा कम हो गया था, ठीक है। जनगणना के आंकड़ों के अनुसार इस दशक में महिला साक्षरता दर 2001 में जो 53.67 था वो बढ़ गया हो गया था 65.46% 2011 में, ठीक है। और पुरुष साक्षरता दर 2011 में जो 75.26% था, अब वो बढ़ के 2011 में कितना हो गया 82.14% की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ी। परिणाम स्वरूप दोनों के बीच का लैंगिक अंतर 2001 से 2011 के बीच में 21.59 से कम होकर अब कितना रह गया 16.68% रह गया, ठीक है। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा, कम हो गया था। यदि कोई मंत्री लगातार 6 महीने तक सांसद नहीं रहता तो क्या होगा, ठीक है। इसका आंसर बताइए आप लोग, 4 ऑप्शन दिया गया है, अभी इसका आंसर कीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा मंत्री को उसके पद से हटा दिया जाता था, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। मंत्री को उसके पद से हटा दिया जाता था। इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे लिखे हैं, यदि कोई मंत्री लगातार 6 महीने तक संसद का सदस्य नहीं रहता है तो उसे उस अवधि की समाप्ति पर अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ता है। यह नियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के 5 के तहत केंद्र सरकार के मंत्रियों पर लागू होता है, ठीक है। अनुच्छेद कितना है 75 के 5। आर्द्र भूमि, आर्द्र कृषि आमतौर पर किस प्रकार की मृदा में की जाती है। चलिए इसका आंसर दीजिए, लेटराइट, लाल, जलोढ़ या फिर काली मृदा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा जलोढ़ मृदा, यानी कि जलोढ़ मिट्टी में किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका के लिए भारतीय अशांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, ठीक है। इसका आंसर दीजिए, महात्मा गांधी को, बाल गंगाधर तिलक को, जवाहरलाल नेहरू को, सुभाष चंद्र बोस को। सबको जानता होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारतीय अशांति के जनक यानी कि फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, यह उपाधि उन्हें ब्रिटिश पत्रकार और लेखक सर वैलेंटाइन शिरोल द्वारा दी गई थी, जिन्होंने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में तिलक के स्वतंत्रता संग्राम के विचारों और उनके उग्र दृष्टिकोण यानी कि गर्म दल को उल्लेख करता है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय मुंबई में कब स्थापित हुआ था? आपको बताना है कि मुंबई पहले कहाँ हुआ करता था? कलकत्ता। यहाँ पे देखिए 1 अप्रैल 1935 को अपनी स्थापना के समय बैंक का केंद्रीय कार्यालय कहाँ पे हुआ करता था? कलकत्ता में। ठीक है, अब 1937 में इसका आंसर क्या होगा? 1937 में इसको कहाँ ले आया? बम्बई ले आया था। ठीक है, इसको बम्बई ले आया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1937। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अफगानिस्तान सीमा को आधिकारिक तौर पर डैश के नाम से जाना जाता है? डुरंड रेखा, रेड क्लिफ, मैकमोहन या फिर नियंत्रक रेखा? चलिए इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है, डुरंड रेखा के नाम से जानते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सटीक रूप से समझाता है कि टच स्क्रीन को इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस क्यों माना जाता है? 4 ऑप्शन दिया है, पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, यह यूजर को विजुअल डेटा कब देता है? जो आउटपुट देता है विजुअल डेटा के साथ इंटरफेस करने और कंप्यूटर को टच सिग्नल भेजने। अगर हम टच करके कोई चीज़ सिग्नल दे रहे हैं, टच कर रहे हैं, कोई भी चीज़ को सेलेक्ट कर, तो वो सिग्नल दे रहे हैं किसको? कंप्यूटर को भेजने की सुविधा देता है। यानी कि विजुअल दे रहा है, आउटपुट दिया, हम टच करके कोई चीज़ कंप्यूटर को इनपुट कर रहे हैं, तो ये इनपुट हो गया। यानी कि ये दोनों ही बात इसमें बताया गया है डी में। प्रयोगशाला थर्मामीटर में सामान्य ताप परिसर कितना होता है ये आपको बताना है। ठीक है, यानी कि इसका रेंज पूछा है कहाँ से कहाँ तक होता है। 4 ऑप्शन दिया गया, पढ़िए और इसका आंसर कीजिए। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा -10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 110 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मेमोरी ओलोप्सिल यानी कि नॉन वोलाटाइल, ठीक है, नॉन वोलाटाइल होता है और इसका उपयोग कंप्यूटर में आवश्यक सिस्टम निर्देशों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है? नॉन वोलाटाइल होता है। कौन नॉन वोलाटाइल होता है? जो करंट कट जाने के बाद यानी कि लाइट चले जाने के बाद भी अपना डेटा को नहीं खोता है। ठीक है, जो कौन सा? रजिस्टर खत्म कर देता है अपने डेटा को, रैम भी खत्म कर देता है, कैश मेमोरी से भी खत्म हो जाता है, लेकिन रोम से नहीं होता है। इसका सही जवाब भी क्या हो जाएगा? रोम। निम्नलिखित में से किसका निपटारा लोक अदालत में किया जा सकता है? इजी क्वेश्चन है, इसका भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार इसको पूछा गया है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, समझौते योग्य अपराध को लोक अदालत में किया जाता है। ठीक है, निपटारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय समूह नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव, जिसको महोत्सवों का महोत्सव कहा जाता है, हॉर्नबिल को, ठीक है, के संबंधित है? बताइए कौन सा जो समूह है ये आपको बताना। जनजातीय समूह मिजो, एओ, नागा या फिर गोरो? इसका सही जवाब हो जाएगा, आप लोग बताइए होगा क्या होगा? ये होगा नागा। चलिए अगला क्वेश्चन है, योको ओगावा के उपन्यास मीनाज मैचबॉक्स, ठीक है, याद रखिएगा, मीनाज मैचबॉक्स का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया और उसे अगस्त 2024 में प्रकाशित किया गया। यह उपन्यास मूलतः किस भाषा में लिखा गया है? किस भाषा में लिखा गया है ये आपको बताना है। ठीक है, आप लोग को ना ये उपन्यास याद रखना है और कौन लिखा है? योको ओगावा लिखा है। ये दोनों चीज़ आप लोग को याद रखिएगा। ठीक है, और ये जब मूल इसका जो भाषा है जापानी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, जब कोई पिंड किसी तरल पदार्थ में डूबा होता है और तरल पदार्थ को विस्थापित करता है तो कौन सा बल उत्पन्न होता है? तो आप लोग सबको पता होगा कौन सा बल उत्पन्न होता है? उत्प्लावन बल होता है। ठीक है, आर्कमिडीज का सिद्धांत यहाँ काम करता है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा पराजित क्षत्रप राजा कौन थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा किनको पराजित किया गया था? रुद्रसेन, रुद्रदामन, नहपान या फिर रुद्र सिंह तृतीय को? चलिए इसका आंसर दीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा रुद्र सिंह तृतीय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, स्पेस एक्स मिशन 2025 का नाम क्या है? जो अंतरिक्ष यात्रियों को सीधे पृथ्वी से ध्रुवीय क्षेत्रों पर ले जाएगा। तो स्पेस एक्स मिशन 2025 का नाम क्या है ये आपको बताना है। चलिए बताइए, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा फ्रेम 2। ठीक है, ये याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट का है और ये करंट के साथ साथ इसको कई सालों तक भी पूछेगा इसको। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1921 का मोपला विद्रोह, जिसे मालाबार विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, जो ब्रिटिश शासन और हिंदू जमींदारों के विरुद्ध था, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा, यहाँ पढ़ते से ही पता चल जाएगा कि मालाबार क्षेत्र कहाँ पे पड़ता है? केरल में पड़ता है, और ये केरल क्षेत्र में हुआ था। ठीक है गाइस, तो ये आज का 50 क्वेश्चन था। आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हुआ आउट ऑफ 50 आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।